Assalamu alaikum. Coming to the part 6 of D and F block elements. In this part, we'll discuss about the preparation or the manufacture of potassium dichromate, and we'll discuss about its chemical properties. Potassium dichromate, very important compound in the laboratory as well as in industrial applications. बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, लेबोरेटरी में भी यूज़ है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, जहाँ पर हम टाइट्रेशन कैरी आउट करते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशंस वहाँ पे यूज़ होता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ में टैनिंग ऑफ लेदर में या फोटोग्राफी में या फिर डाइज बना ऑर्गेनिक डाइज बनाने में यूज़ होता है. दैट इज़ नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द एजो कंपाउंड्स. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इट्स फिजिकल नेचर, it is an orange red crystalline solid which crystallizes in triclinic system. Triclinic system solid state में हम पढ़े हैं where all the sides are unequal and all the angles are not equal to 90 degree. Sides भी unequal रहते हैं और angles भी unequal रहते हैं. It is soluble in water. Warm water या normal water इसमें soluble रहेगा. ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो ऑलमोस्ट ऑरेंज रेड कलर है, सेम रसना पाउडर या मिर्ची जैसा नजर आता है. डाइक्रोमेट्स Cr2O7 2- आयन. डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7 2- आयन. ये -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम है K2. दैट इज 2 पोटेशियम आयन्स विल बैलेंस द चार्ज ऑन डाइक्रोमेट. यानी कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या सोडियम डाइक्रोमेट ले लो या अमोनियम डाइक्रोमेट ले लो, ऑल डाइक्रोमेट्स विल बी हैविंग ऑरेंज रेड कलर. वही क्रोमेट्स का फॉर्मूला होता है CrO4 2-. जैसे कि यहाँ पर है CrO4 2-, नेगेटिव चार्ज को हम कैटायन ऐड करके बैलेंस करते हैं, तो ये पोटेशियम क्रोमेट हो गया. इसका कलर येलो है, इट इज येलो इन कलर, हल्दी जैसा. ये मिर्ची हो जैसा नजर आता है और ये हल्दी जैसा नजर आता है. वेल, सो इनका अपीयरेंस है. हालांकि इनका डी ऑर्बिटल दोनों में, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या पोटेशियम क्रोमेट ले लो, क्रोमियम का चार्ज होता है +6. These are the two compounds where chromium shows highest oxidation state, that is equal to +6. x लेके कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 6. यानी कि Cr+6 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो रहेगा Ar4 या 0 3d0. s ऑर्बिटल भी एम्प्टी रहेगा, d ऑर्बिटल भी एम्प्टी रहेगा, d0 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. तो कलर है, हालांकि कलर के लिए इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, यू शुड रिक्वायर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल. लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल दोनों कंपाउंड्स के लिए इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, उसके मुताबिक ये कलरलेस होना था. बट वाई दे आर कलर्ड इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम लिगैंड टू मेटल, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल एटम, दैट इज क्रोमियम. So why they are colored? Potassium dichromate is orange red or potassium chromate is yellow even though they have empty d orbital. Reason is charge transfer spectra. यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस हैं, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये ऑरेंज रेड कलर्ड सॉल्यूशन और ये येलो कलर्ड सॉल्यूशन. और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दोनों की, ये इंटर कन्वर्टेबल है. आगे हम पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्टेबल है. एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये चेंज हो जाते हैं, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाता है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाता है. वो आगे हम डिस्कस करेंगे. अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, इस वजह से ग्रीन स्लाइड पे ही बता रहा हूँ. सो वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, गारंटीड क्वेश्चन. एग्जाम में ऑलमोस्ट जितने 5 to 6 ईयर्स जितने भी हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन 4 to 5 ईयर्स आया ही आया है, आइदर इन द सप्लीमेंट्री और इन द एनुअल एग्जामिनेशन इट हैज़ बीन रिपीटेड. सो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम प्रिपेयर करते हैं क्रोमाइट ओर यूज करके. क्रोमाइट ओर, इट इज द ओर ऑफ क्रोमियम. फॉर्मूला इज और द कंपोजिशन इज FeO.Cr2O3 या फिर FeCr2O4 भी लिख सकते हैं. This is nothing but the composition of chromite ore, FeOCr2O3. तो इसके ज़रिए से पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम प्रिपेयर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं. तो ये क्रोमाइट ओर यूज़ करके पोटेशियम डाइक्रोमेट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं.
फर्स्ट स्टेप रहता है कन्वर्शन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। सेकेंड स्टेप कन्वर्शन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। और थर्ड स्टेप रहेगा कन्वर्शन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एग्जाम में ये कंपल्सरीली स्टेप्स और इक्वेशंस के साथ पूछते हैं। मेनली इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड इक्वेशंस आपको ये तीनों लिखना है। 3 इक्वेशन लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट दे शुड बी बैलेंस्ड एंड विद ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पूरे रिएक्टेंट और पूरे प्रोडक्ट्स लिख के बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। तो पहले स्टेप को आता हूँ, क्या करना है देखो यहाँ पे पहले स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड क्रोमाइट ओर, जो भी हम क्रोमाइट और यूज़ कर रहे हैं इसको पहले कॉन्सेंट्रेट करना है। इट डिपेंड्स ऑन विच मेथड वी अप्लाई। मेटलर्जी चैप्टर में हम पढ़े ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, खैर और फ्रॉथ फ्लोटेशन है। फ्रॉथ फ्लोटेशन तो खैर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सल्फर नहीं है। सो एनी सूटेबल मेथड जो भी इसके लिए फिट होता है उस मेथड से हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उस कॉन्सेंट्रेटेड क्रोमाइट ओर को हम रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग मीन्स नथिंग बट हीटिंग टू हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे थोड़ा रोस्टिंग हम मॉडिफाइड फॉर्म में कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड क्रोमाइट ओर इज हीटेड विद सोडा ऐश। सिर्फ एयर के प्रेजेंस में नहीं, साथ में और एक हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको सोडियम क्रोमेट चाहिए तो इसमें हम सोडा ऐश मिलाएंगे। सोडा ऐश इज नथिंग बट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर पोटेशियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोडा ऐश इज नथिंग बट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is heated with soda ash in excess of air to get sodium chromate। अब यहाँ पे अगर आप सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं और रोस्ट करते हैं इस ओर को इन एक्सेस ऑफ एयर, आपको सोडियम क्रोमेट मिलेगा और उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स रहेंगे, ये आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगा। अब एक्चुअल प्रोसेस में सोडा ऐश यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट भी है ऑप्शन, लेकिन हम पोटेशियम कार्बोनेट इसलिए नहीं यूज़ करते हैं। हालांकि पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा और आसानी से आप जो है आगे के स्टेप्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट बना सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, पहले आपको सोडियम क्रोमेट मिलता है, बाद में आप उसको सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, लास्ट में उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको पोटेशियम क्रोमेट मिल जाएगा और सेकेंड स्टेप में ही पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। थर्ड स्टेप आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी पोटेशियम कार्बोनेट हम यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे तो ये जो पोटेशियम क्रोमेट प्रोडक्ट मिलेगा आपको K2CrO4 जो मिलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है, जिसको ऑक्साइड्स ऑफ आयरन से सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे इसको वाटर में आप डिज़ोल्व करना रहता है, डिज़ोल्व करने के बाद ये सॉल्युबल कंपोनेंट और इनसॉल्युबल कंपोनेंट को सेपरेट करना रहता है। ये कंपाउंड इनसॉल्युबल रहता है। अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे तो पोटेशियम क्रोमेट जो मिलता है इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम रहती है, जो इससे सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो अपने प्रोसेस को हम ईजी कन्वीनियंट बनाने के लिए, हालांकि एक स्टेप बढ़ता है परवाह नहीं, लेकिन आप जो है उसको ईजी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, right? So why potassium carbonate is not used? Because it becomes difficult to separate potassium chromate from oxides of iron, right? तो यहाँ पे तो कॉमन जो मेथड फॉलो किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट इज used along with chromite ore. It is heated to high temperature in presence of air to produce sodium chromate. You will get iron oxide with the liberation of carbon dioxide gas. अब जैसा ये प्रोडक्ट मिलेगा ये पूरा मिक्सचर जो है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इसको वाटर में मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व करने के बाद सोडियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ये डिज़ोल्व कंडीशन में रहेगा, सॉल्युबल रहेगा, लेकिन आयरन ऑक्साइड इनसॉल्युबल रहेगा, पूरा प्रेसिपिटेट बन के नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा और खैर ये तो गैस पहले ही एस्केप हो गई। अब ये इनसॉल्युबल मास और ये सॉल्युबल मास हम सूटेबल फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। अब जैसे ये इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ जो है इनको अलग करने के बाद आपके पास बचता है सोडियम क्रोमेट। तो इस सोडियम क्रोमेट को हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट।
सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन लेंगे। यहाँ पे जो हमको सॉलिड मिला था उसको वाटर में डिसॉल्व करें, फिर बाद में फिल्ट्रेशन सब सेपरेट करें। इस सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन को हम सूटेबल कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, एसिडिफाई करेंगे। सो हियर यू आर गोइंग टू एसिडिफाई सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे खासियत ये है कि क्रोमेट एसिड मीडियम में डाइक्रोमेट बन जाता है, और ये डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट बन जाता है। एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल। तो आपको क्रोमेट मिला, आपको क्रोमेट नहीं चाहिए, डाइक्रोमेट चाहिए, तो उसको आप क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके कैलकुलेटेड अमाउंट, यानी कि जितना क्रोमेट है उस हिसाब से आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, आपको सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। बाई प्रोडक्ट इज सोडियम सल्फेट एंड H2O। 2Na2CrO4 plus H2SO4 gives Na2Cr2O7 plus Na2SO4 plus H2O। Na2Cr2O7 ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। अब आपको फाइनली प्रोडक्ट बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आपको मिल गया क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में डिस्प्लेस कर देंगे, इस सोडियम को हम पोटेशियम से डिस्प्लेस करेंगे सूटेबल पोटेशियम कंपाउंड यूज करके। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और सोडियम डाइक्रोमेट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सोडियम सल्फेट को जो है सूटेबल फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर लेंगे, और ये नेक्स्ट स्टेप में आप जो है सोडियम डाइक्रोमेट को लेके जाएंगे। इन द थर्ड स्टेप सोडियम डाइक्रोमेट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे क्या करना है आपको, सोडियम डाइक्रोमेट को आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है। जो यहाँ पोटेशियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस करेगा और आपको मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन अलॉन्ग विद बाई प्रोडक्ट NaCl। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है, तो मिक्सचर को थोड़ा बॉईल करके और फिल्टर करके आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को सेपरेट करेंगे एंड इट विल बी क्रिस्टलाइज्ड एंड यू विल गेट प्योर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह 3 स्टेप में ये प्रोसेस फिनिश होता है। तो तीनों स्टेप इम्पॉर्टेंट है इन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखे, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशंस है, इक्वेशंस को प्रैक्टिस करो। इक्वेशंस 3 मार्क्स है, 1 मार्क ईच। इट इज कॉमन क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप, ये है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर CrO4 2-, जहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बताया गया है, एक्चुअली ये डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक एक सिंगल रहेगा और ये एक सिंगल रहेगा, एक सिंगल रहने, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल और ये सिंगल। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड रहने के बाद और एक बॉन्ड को हम बैलेंस करते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ओवरऑल चार्ज होता है -2। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अचीव होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ, ये टेट्राहेड्रल मैनर में एसोसिएट होता है, कंबाइन होता है, बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल आटम के साथ। तो यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसका कलर है येलोइश, क्रोमेट इज येलो इन कलर। वही डाइक्रोमेट आयन जो है, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट, ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट, दे कंबाइन, दे आर जॉइंड बाय दिस oxygen which is acting as a bridge here. So this will link this tetrahedral structure and this tetrahedral structure. यहाँ पे सिंगल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएंगे which are joined by a middle oxygen atom. So this is dichromate ion Cr2O7 2-। यहाँ पे CrO बॉन्ड अगर ये देखते हैं तो ये 179 पिकोमीटर है, लेकिन यहाँ के जो बॉन्ड होते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 163 पिकोमीटर होता है। दैट इट हैपेंस दे आर एलोंगेटेड, ये लेंदी इस वजह से लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से ये एलोंगेट हो जाता है बॉन्ड। और यहाँ पे CrO-Cr बॉन्ड एंगल है 126 डिग्री एंड दिस डाइक्रोमेट आयन इज हैविंग ऑरेंज रेड कलर। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब
ये येलो सोल्यूशन आपको बेसिक सोल्यूशन, इस क्रोमेट आयन का जो है सोल्यूशन जो आपको मिलेगा बेसिक सोल्यूशन में मिलेगा, मीन्स व्हेन यू ऐड अल्कली you will be having chromate ion present in that solution. अगर उसी सोल्यूशन में आप एसिड ऐड करते जाएंगे तो स्लोली वो क्रोमेट जो था वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा और सोल्यूशन का कलर ऑरेंज रेड हो जाता है. सो दे आर पीएच सेंसिटिव. डाइक्रोमेट को आप क्रोमेट बनाना है तो उसमें आप बेस ऐड करते जाओ, क्रोमेट को आप डाइक्रोमेट बनाना है तो उसमें एसिड ऐड करते जाओ. So when you add acid in chromate solutions, you will get dichromates, and when you add base in dichromate solution, you will get chromate ion or chromate solution. So color change shows they are interconvertible from chromate to dichromate or dichromate to chromate. Means these two ions remain under equilibrium at pH equal to 4. At pH equal to 4, these two ions remain under equilibrium. pH बढ़ गया तो आपको क्रोमेट आयन मिलता है, pH कम हो गया, लेस देन 4 हो गया तो आपको डाइक्रोमेट आयन मिलता है. तो वही डिस्कशन है यहाँ पर, रिएक्शन विद KOH और अल्कली सोल्यूशन. पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम KOH सोल्यूशन अल्कली सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे. जैसे ही आप अल्कली ऐड करेंगे ये ऑरेंज रेड कलर्ड सोल्यूशन येलो बन जाता है. येलो क्यों हो रहा है? इट इज फॉर्मिंग K2CrO4. इट इज फॉर्मिंग K2CrO4. अब जैसे ये येलो सोल्यूशन बन गया, इसमें फिर से आप क्या करो, एसिड ऐड करते जाओ. फिर जैसे येलो सोल्यूशन बन जाएगा आप फिर से कंटिन्यू करो प्रोसेस, उसमें एसिड ऐड करते जाओ. पहले आप क्या ऐड करे थे? बेस. अभी एसिड ऐड करते जाओ. एसिड ऐड जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप, ये येलो कलर्ड सोल्यूशन जो क्रोमेट है फिर से पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा. इट फॉर्म्स K2Cr2O7 plus K2SO4 plus H2O. कलर ऑफ द सोल्यूशन विल अगेन चेंज टू ऑरेंज रेड. अब इस ऑरेंज रेड में फिर से अल्कली ऐड करो, येलो हो जाएगा. तो इस तरह आप येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, ट्रैफिक सिग्नल के जैसा आप बदला सकते हैं एसिड और बेस ऐड करके. यहाँ पे वही रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन मेंशन्ड है. ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7, क्योंकि वहाँ पे पोटेशियम या सल्फेट आयन का कोई रोल नहीं है, वो ऑडियंस जैसे. मेन रोल ये डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस. H प्लस एसिड के लिए, OH माइनस बेस के लिए. तो रिएक्शन विद अल्कली यानी कि डाइक्रोमेट आयन, जैसे ही आप ये बेस ऐड करेंगे आपको क्या मिलता है? CrO4 2 माइनस, Cr2O7 plus OH माइनस, यू विल गेट CrO4 2 माइनस. अब यहाँ पे देखेंगे, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, इसको छोड़ दो आप. Cr2O7 2 माइनस है, ये क्या बन रहा है? CrO4 2 माइनस. तो यहाँ पे दो क्रोमियम है तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, 2Cr हो गया. अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 7. यहाँ पे कितने हैं? 2 4 ज़ा 8, यानी कि एक ऑक्सीजन राइट साइड पे ज़्यादा है. रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़े हैं बेसिक मीडियम में, क्योंकि आप यहाँ पे बेस ऐड कर रहे हैं तो बेसिक मीडियम में जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं वही साइड आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना रहता है. बेसिक मीडियम में जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं उसी साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करना है. मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. तो टोटल हो गए अपने ऑक्सीजन, ये 8 था और ये 9, और 2 हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा हो गए. अब ये एक हाइड्रो ऑक्सीजन यानी कि 2 ऑक्सीजन लिखना है आपको और 2 हाइड्रोजन लिखना है, वो हम लिखेंगे अपोजिट साइड में. तो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यहाँ पे OH माइनस लिख के बैलेंस कर लेते हैं. तो बेसिक मीडियम में जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, और अपोजिट साइड आप OH माइनस आयॉन्स ऐड करके बैलेंस कर लेंगे. राइट. अब यहाँ पे क्रोमेट आयन है CrO4 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 माइनस हो जाता है. Cr2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2Cr. राइट. अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 7. यहाँ पे कितने हो गए? 2 4 ज़ा 8. एक ज़्यादा है यहाँ पर और यहाँ पे एक कम है. राइट.
तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, जिस साइड ऑक्सीजन कम है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा जहाँ थे वहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करे थे, अब यहाँ पर जिस साइड ऑक्सीजन कम है, जितने भी कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन कम है, 1, तो यहाँ पे 1H2O। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गए, 7 + 1 8, और यहाँ पे 2 4 8। अब यहाँ पे ज़्यादा क्या हो गया, हाइड्रोजन, कितने, 2। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 2H+, राइट। सो दिस अ वे यू हैव टू बैलेंस दीज रिएक्शंस। एनीहाउ यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रिमेंबर, ये डाइक्रोमेट का अल्कली के साथ रिएक्शन या फिर ये क्रोमेट के साथ एसिड का रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिमेंबर, अच्छी तरह याद रखो, कहीं तो भी मिस्टेक कर लेंगे। बैलेंसिंग तो हम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम के बेसिस पर, लेकिन ये कन्वर्शन, ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बिकॉज इन दिस केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम रिमेन्स सेम। डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन रहा है या क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन रहा है, दोनों कंपाउंड सिर्फ इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज फॉर क्रोमियम when it is changed from dichromate to chromate or chromate to dichromate। अभी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है ऑलरेडी। इन अल्कलाइन क्रोमेट ions which are present which produce yellow color, and in acidic solution dichromate ions exist which give orange red color। both ions are at equilibrium at pH equal to 4। so pH बढ़ गया तो क्रोमेट येलो कलर, pH कम हो गया तो ऑरेंज रेड डाइक्रोमेट मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, potassium dichromate in acidic medium acts as a oxidizing agent। it is acting as an oxidizing agent in acidic medium। पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इट अंडरगोज रिडक्शन। तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस तरह ये क्यों एक्ट कर रहा है बोले तो, क्रोमियम का चार्ज एसिडिक मीडियम में +6 से +3 हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम पढ़े हैं, ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम या टंगस्टन जब डाउन द ग्रुप जब आते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से मोलिब्डेनम के कंपाउंड्स या टंगस्टन के कंपाउंड्स, दे आर स्टेबल इन देयर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, so they do not act as an oxidizing agent, whereas chromium is less stable in its +6 state, so it will act as an oxidizing agent and participates in a reduction process। it undergoes reduction in acidic medium। species undergoing reduction are called as oxidizing agent। so it is an important oxidizing agent in acidic medium where oxidation number of chromium changes from +6 to +3। Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट में +6 है, तो ये फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्रोमियम का चार्ज आता है +3। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हम ऑलरेडी सॉल्यूशंस में पढ़े हैं। इक्विवेलेंट मास फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास है 294 डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, 6 यूनिट्स, बिकॉज 2 क्रोमियम एटम्स आर देयर। एक क्रोमियम का +3 चेंज, 3 यूनिट्स चेंज, 2 क्रोमियम है तो 2 3 6। So 294 divided by 6, 49। 49 is the equivalent mass of chromium in acidic medium। बेसिक मीडियम क्यों नहीं ले रहे हैं, बेसिक मीडियम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेसिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट नहीं रहेगा, ये क्रोमेट बन जाएगा, इट विल चेंज टू क्रोमेट, सो यू रिक्वायर एसिडिक मीडियम। तो और यहाँ पे एसिड जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली सल्फ्यूरिक एसिड। sulfuric acid is used as the best medium to use this oxidizing property of potassium dichromate। तो यहाँ पे कुछ examples डिस्कस करेंगे how it acts as an oxidizing agent in acidic medium। दो टाइप के इक्वेशंस हम यहाँ स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी में आयोनिक इक्वेशंस दिए हैं, वो भी लिखा हूँ यहाँ पर, और ये मॉलिक्यूलर इक्वेशंस है जहाँ पे
ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से एक एक्सप्लेनेशन है कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन है और ये आयोनिक इक्वेशन है। पहला एग्जांपल लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक सॉल्ट्स। तो इससे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्या बनता है या कैसे चेंज होता है वो देखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन सबके लिए कॉमन रहेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट in acidic medium dilutes sulfuric acid, produces potassium sulfate K2SO4, chromium sulfate Cr2SO4 taken thrice plus 4H2O plus 3 nascent oxygen, 3 nascent oxygen। ये डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेसेंट ऑक्सीजन आर नथिंग बट दोज ऑक्सीजन एटम्स विच आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग द अपोजिट कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन यूज होता है। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट से आपको 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं, तो ये सबके लिए कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम फेरस सॉल्ट ले रहे हैं। फेरस सॉल्ट मीन्स दे कंटेन Fe2+ आयन। सो आई हैव टेकन फेरस सल्फेट हियर, एसिडिक मीडियम है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ है यहाँ पे उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे ये नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सॉल्ट्स के साथ कंबाइन होगा, फेरस सॉल्ट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सॉल्ट्स। तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट बन जाएगा Fe2SO4 टेकन थ्राइस प्लस H2O। बैलेंस चेक करना है, बैलेंसिंग देख लो आप। Fe2 है तो यहाँ पे 2Fe लिखेंगे। यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम देख सकते हैं 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट जैसा है। आपको ये फाइनल इक्वेशन में नहीं लेना है, क्योंकि ये फॉर्म होते यूज अप हो जाता है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 3 फॉर्म हो रहे, तो लेकिन ले रहे हैं हम यहाँ पे एक। तो उसको बैलेंस करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। as you are getting 3 nascent oxygen, here you are using only 1, so to cancel this nascent oxygen you have to multiply the second equation by 3। मल्टीप्लाई करके आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, आपको फाइनल इक्वेशन ये मिलेगा K2Cr2O7 प्लस ये 4H2SO4 था फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 3H2SO4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 + 3 7। 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। These are cancelled. Now 3 × 2 6 FeSO4 यहाँ पर है, और ये K2SO4 as it is, chromium sulfate as it is, 3 × Fe2 3 Fe2SO4 taken thrice plus 4 H2O and here 3 H2O, 4 + 3 7 H2O। इस तरह ये ओवरऑल मॉलिक्यूलर इक्वेशन रहेगा। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट इनका कोई रोल नहीं है, ये ऑडियंस जैसे आयन्स हैं। दे आर ऑल लाइक ऑडियंस, दे आर जस्ट बैलेंसिंग द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द अनायंस और कैटायंस। मेन इक्वेशन आयोनिक इक्वेशन यहाँ पे है, ये हाफ रिएक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन है। दीज आर ऑल द आयन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। डाइक्रोमेट आयन कभी भी एसिडिक मीडियम में Cr3+ बनता है, Cr2O7 2- changes to Cr3+ in acidic medium। कितने क्रोमियम है यहाँ पे, 2 Cr2, तो बैलेंस कर लेना है आपको, यहाँ पे 2 Cr लिख देंगे, राइट। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 7। यहाँ पे कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है, तो एसिडिक मीडियम में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होते हैं वहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7H2O। अब 7H2O ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। 7 2 14, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे राइट साइड में ज़्यादा है, तो उसको हम बैलेंस करते हैं प्लस 14H+। से ये पता चलता है कि एसिडिक मीडियम, तो आपको 14H+ लिखना है। अब पूरे एटम्स बैलेंस हो गए हैं, अब आपको बैलेंस करना है चार्ज।
यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो टोटल चार्ज आएगा इन आयॉन्स के ऊपर वो करेक्ट होना है, इक्वल रहना है। तो उसके लिए सिंपल मेथड, रिडक्शन हो रहा है डाइक्रोमेट से क्रोमेट, it is undergoing reduction, that's why we are calling it as an oxidizing agent। तो कितने यूनिट हो रहा है चेंज? 2 atoms of chromium multiplied by, यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज होता है +6, यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज, ये मोनो एटमिक आयन है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। सो +6 से +3 हो रहा है, यानी कि 3 यूनिट चेंज। नंबर ऑफ एटम्स कितने? 2, 2 इंटू यूनिट चेंज इज 3, सो टोटल यूनिट चेंज इज नथिंग बट इक्वल टू 6। तो 6 यूनिट चेंज हो रहा है टोटल। तो रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जितने यूनिट चेंज हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे, सो 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस रहेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं, या -2, ये 14 इंटू 1, 14 -2 + 14 12 हो गया। 12 में से 6 इंटू -1, 12 - 6 6। राइट साइड में भी देखना है आपको, उतना ही चार्ज मिलना है, 2 3 6। इसके ऊपर जो होता है 0 चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से सूटेबल साइड दोनों तरफ के चार्जेस बैलेंस होते हैं। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड ऐड करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में आपको इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में बताना है बिकॉज दे आर लॉस्ट, राइट। तो ये इक्वेशन, जैसा यहाँ पे ये इक्वेशन कॉमन है हर रिएक्शन में, उसी तरह आयोनिक इक्वेशन में ये इक्वेशन कॉमन। जब भी आप कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये इक्वेशन सबके लिए आप लिख सकते हैं कॉमनली। Cr2O7 2- plus 14H plus 6 electron gives 2Cr3 plus 7H2O। अब फेरस सॉल्ट्स, फेरस सल्फेट नहीं चाहिए मेरे को, Fe2+ ही चाहिए, सो आई हैव रिटन Fe2+, इट इज बिकमिंग फेरिक Fe3+। यूनिट चेंज, यहाँ पे +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +3, यूनिट चेंज इज 1, सो यू विल write here 1 electron loss, that is 1 electron is lost। So ferrous becomes ferric by the loss of 1 electron। This also happens in acidic medium in presence of this dichromate। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 6, यहाँ पे लॉस हो रहा है 1, तो ये बैलेंस नहीं है। तो आपको बैलेंस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। सेकेंड इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर वाले इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो। ऐड करने के बाद क्या होगा, ये 6 इंटू इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी का आपको एज इट इज कॉपी डाउन करना है। Cr2O7 2- प्लस 6 इंटू Fe2 प्लस 6 Fe2 प्लस 14H प्लस एज इट इज, राइट साइड में 2 Cr3 प्लस 6 इंटू Fe3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7H2O। एग्जाम में ओवरऑल आपको ये इक्वेशन ही लिखना रहता है, लेकिन ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन ऐड करने के बाद। तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो, रेडॉक्स रिएक्शन में पूरे हम रिएक्शंस ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं लास्ट ईयर, वही यहाँ पे अब रिपीट हो रहा है। आपको इस पार्ट में इतना तो याद रखना है और इम्पोर्टेंट ये पार्ट याद रखना है, ये 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट 6 मोल्स ऑफ फेरस सॉल्ट्स को जो है ऑक्सीडाइज कर सकता है। बैलेंस्ड इक्वेशन जब आप देखते हैं, 1 mole of dichromate, potassium dichromate or any other dichromate can oxidize 6 moles of ferrous salts, means 6 moles of ferrous salts are oxidized by 1 mole of dichromate। So 1 mole of ferrous salt will be oxidized by 1/6 moles of dichromate। तो ये questions आते हैं CET NEET में, they will ask you how many moles of ferrous salts are oxidized by 1 mole of dichromate। Answer will be 1 3 4 6, so answer will be here 6। तो आपको कंपैरिजन करेक्ट देखना है, इजी है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 6,
यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको ये इक्वेशन को, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है यहाँ पे बैलेंसिंग नंबर बन के आता है, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है वो यहाँ पे बैलेंसिंग नंबर बन के आता है। अगर 2 या 6 आ गया तो कैंसिल कर दो, 2 और 3 हो जाएगा, राइट। आगे स्लाइड में ये लिखा हूँ, फिर से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक एग्जांपल लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड टू आयोडीन और ब्रोमीन। अगर पोटेशियम आयोडाइड है तो वायलेट वेपर्स ऑफ आयोडीन फॉर्म होते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड है तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ब्रोमीन के फॉर्म होते हैं। सो इट कैन ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड एज वेल एज पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम क्लोराइड भी लेंगे तो HCl गैस फॉर्म होगा, क्योंकि HCl स्टेबल है HBr और HI से, वहाँ पे क्लोरीन गैस के बजाय सिर्फ HCl गैस फॉर्म होता है। अब यहाँ पर सेम फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगा। सेकेंड इक्वेशन पोटेशियम आयोडाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड मीडियम, 1 नेसेंट ऑक्सीजन, एक प्रोडक्ट पोटेशियम सल्फेट है और दूसरा है आयोडीन I2 प्लस H2O। 2Ki, K2 है तो 2Ki लिखेंगे, और 2 आयोडीन, यहाँ तो I2 है तो 2 आयोडीन भी बैलेंस हो गए। सल्फेट SO4, यहाँ पे SO4, H2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये नेसेंट ऑक्सीजन एक आ गया। 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन लेने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद कैंसिल क्या हो जाएगा, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको, K2Cr2O7, ये 4H2SO4, 3 इंटू H2SO4, 3H2SO4, 4 प्लस 3 7, और यहाँ पे 2 इंटू 3 6Ki, राइट साइड में K2SO4, 3 इंटू K2SO4, टोटली 4 K2SO4, क्रोमियम सल्फेट एज इट इज 4 प्लस 3 7H2O प्लस ये 3 इंटू I2 3I2, इट विल गिव आउट वायलेट वेपर्स। Ki के बदले यहाँ पे आप KBr भी लिख सकते हैं, 6 KBr आएगा, और यहाँ पे 3Br2 आएगा। KCl ले रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट HCl आता है, दैट इज डिफरेंट केस। आयोनिक इक्वेशन सेम, पहला इक्वेशन एज इट इज रहेगा क्रोमियम का। आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडाइड आयोन रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर। रिमेंबर, यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन से जो अल्कली मीडियम, एसिडिक मीडियम जो हम रिएक्शन विद अल्कली और के दैट इज KOH और रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस करें, वो जस्ट इंटर कन्वर्शन रिएक्शन था। यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाला एग्जाम्पल भी रेडॉक्स रिएक्शन था, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन ही है। ऊपर का रिएक्शन रिडक्शन है, अब ये जो नीचे लिख रहा हूँ मैं ये ऑक्सीडेशन है, बिकॉज आयोडाइड Ki में का I माइनस आयोन ले रहा हूँ, इट इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन I2, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, -1 से 0, कितने एटम है 2, यूनिट चेंज -1 से 0 1 यूनिट, so 2 atoms multiplied by 1 unit change, so answer is nothing but 2 unit change। यहाँ पे अभी देखें प्रीवियस एग्जांपल में 6 यूनिट्स चेंज हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिट्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के इक्वेशन को आप 6 से, या फिर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो पहले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आएगा Cr2O7 एज इट इज, 3 इंटू 2 6 आयोडाइड, 6 I माइनस, यहाँ पे भी आया था 6 I माइनस Ki, तो यहाँ पे 6 I माइनस, 14 H प्लस एज इट इज, इलेक्ट्रॉन 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 2 Cr3 प्लस एज इट इज, 3 इंटू I2 3I2, यहाँ पे भी 3I2 आ गया था, and 7H2O. This is the ionic equation. So potassium dichromate oxidizes H2S gas to yellow PPT of sulfur.
पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में अगर आप H2S गैस या H2S वाटर ऐड करेंगे तो येलो कलर्ड पीपीटी आके जमा होता है एंड दैट इज नथिंग बट सल्फर प्रेसिपिटेट। सेम पहला इक्वेशन एज इट इज। दूसरे इक्वेशन में H2S कंबाइनिंग विथ नेसेंट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस S प्लस H2O। एक नेसेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं, 3 यहाँ पे मिल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल। अब बचता क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 4H2SO4 एज इट इज, 3 इंटू H2S 3H2S, ये पोटेशियम सल्फेट, ये क्रोमियम सल्फेट, ये 4 प्लस 3 इंटू H2O 3H2 4 प्लस 3 7H2O and 3 into S 3S yellow precipitate, that is you will get 3 moles of yellow PPT। मॉलिकुलर इक्वेशन भी सेम, यहाँ पे मॉलिकुलर हो गया। ये आयोनिक इक्वेशन में पहला इक्वेशन एज इट इज सेम रहेगा डाइक्रोमेट का, जहाँ पे 6 यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। H2S में सल्फर का चार्ज अगर देखेंगे तो आपको मिलता है, x लेके कैलकुलेट करो, -2 आएगा। यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है तो एलिमेंटल फॉर्म में हम चार्ज लेते हैं 0, तो 0 से -2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज ऑक्सीडेशन। सो कितना यूनिट, -1 0 यानी कि 2 यूनिट चेंज। नंबर ऑफ एटम्स 1 ही है, 1 इंटू 2 इज नथिंग बट 2 यूनिट्स। फिर से यहाँ पे 6 यूनिट चेंज और यहाँ पे 2 यूनिट चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 6 से, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 3 ज़ा 6, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दो। अब ये नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करना है पहले इक्वेशन को, तो आपको एज इट इज Cr2O7 माइनस मिलेगा, प्लस सेकेंड इक्वेशन को 3 से, 3 इंटू H2S 3H2S, प्लस यहाँ पे देखो पहले H2S को हम S लिखे हैं, ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं थे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे नहीं थे, तो आप यहाँ पे 2H प्लस लिख के बैलेंस कर लेंगे, राइट। एसिडिक मीडियम है तो H2 है, तो इसको आप यहाँ पे 2H प्लस लिख के बैलेंस करेंगे। 2 यूनिट चेंजेस हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे 14H प्लस है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितने हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6H प्लस हो रहे हैं, तो ये 6H प्लस इन 14 में को कैंसिल कर देंगे, यानी कि इन 14 में से 6 चले जाएंगे, 6 विल बी गॉन, यू विल बी लेफ्ट आउट विथ 8। 14 में से ये 6 जो हो रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे, यहाँ से भी आपको 6 निकालना है, तो बचते कितने, 8H प्लस, राइट। तो इधर आएगा 2Cr3 प्लस एज इट इज, 3 इंटू सल्फर 3 सल्फर प्रेसिपिटेट रहेगा, प्लस 7H2O एज इट इज। Next, it oxidizes sulfur dioxide gas to sulfuric acid, where orange red color of solution changes to green due to the formation of chromium sulfate। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है लेबोरेटरी में, जिसको हम कॉमनली पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टेस्ट बोल के परफॉर्म करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेशन को इंडिकेट करता है। अगर कोई रिएक्शन में जैसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा है, यानी कंफर्म करने के लिए हम लाइम वाटर लाते हैं करीब, उसके लाइम वाटर मिल्की हो गया तो समझ जाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड गैस का डिटेक्शन भी लेबोरेटरी में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर से। पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टेस्ट नथिंग बट, आप नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है, उस फिल्टर पेपर को क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में उसको डिप करके रखना है। डिप करने के बाद क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर पूरा ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो पेपर आप बाहर निकालेंगे केयरफुली और उसको ड्राईनेस के लिए छोड़ देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा उसके सरफेस पे पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट डिपॉजिट हो जाता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर
बोल के हम बोलेंगे। उस फिल्टर पेपर को आप नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं बोलेंगे, इट विल बी नाउ कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। तो जिस रिएक्शन में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा है, आपको वो लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड ही हो रहा है नहीं हो रहा है कंफर्म करना है, तो ये पेपर उसके करीब लेके जाओ। अगर वो ऑरेंज रेड कलर पेपर, फिल्टर पेपर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर बन गया है, ऑरेंज रेड कलर रहेगा। अगर वो ग्रीन हो गया तो समझ जाना जो लिबरेट हुआ है गैस वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो वही रिएक्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। Here first equation as it is, sulfur dioxide combining with nascent oxygen and it is producing sulfuric acid। फिर से वन नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा H2SO4। अब यहाँ पे देखो 3H2SO4 यहाँ पे हो रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कितने थे 4, तो ये 3 पूरे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा एक, 3 इंटू SO2 3SO2। राइट साइड में K2SO4 Cr2SO4 टेकन थ्राइस, जिसके वजह से कलर आ रहा है ग्रीन, और ये 4H2O यहाँ पे लेफ्ट साइड में H2O था, 3 इंटू H2O 3H2O, ये तीनों H2O कैंसिल होंगे, यहाँ से एक बच जाएगा दैट इज H2O। सो ओवरऑल रिएक्शन में हम देखते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 plus H2SO4 combining with sulfur dioxide gas and it is producing green colored solution due to chromium sulfate formation। आयोनिक इक्वेशन इस तरह है, सेम फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या बन रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फेट आयन, इट इज प्रोड्यूसिंग सल्फेट आयन SO4 2-। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का चार्ज है +4, सल्फेट आयन SO4 2- में सल्फर का चार्ज आता है, x लेके कैलकुलेट करो +6 आएगा, राइट। तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स 1, यूनिट चेंज इज 4 to 6 मीन्स 2 यूनिट्स, तो टोटल चेंज इन यूनिट इज 2 और यहाँ पे यूनिट चेंज इज 6। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, एसिडिक मीडियम है। अब ये समझो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 है यानी कि 2 ज़्यादा है। तो एसिडिक मीडियम में जहाँ पे कम होते हैं वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है तो उसको बैलेंस करते हैं हम 2 H2O ऐड करके, 2 H2O इज एडेड ऑन दिस साइड, तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब ज़्यादा क्या हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 2 4, तो अपोजिट साइड 4H+ आपको ऐड करना है, 4H+। unit change 2, so you will add here 2 electrons। reduction is by 6 units, oxidation is by 2 units, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर से 2 1 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई कर लो, Cr2O7 2-, 3 इंटू SO2 3SO2, यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 12H+ और यहाँ पे 14 है, 12 कैंसिल हो जाएंगे बचेंगे 2, you will be getting 2H+, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब H2O देखेंगे, 3 इंटू 2 6H2O लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे 7H2O, तो ये 6H2O पूरे कैंसिल होंगे, यहाँ से 7 में से 6 कैंसिल हो गए तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे H2O लिख रहे हैं, ये 2Cr3+ एज इट इज़, और यहाँ पे 3 इंटू SO4 2-, 3SO4 2-। so this is nothing but it will combine with chromium to produce Cr2 SO4 टेकन थ्राइस, ग्रीन कलर कंपाउंड। ये दोनों आयन को कंबाइन करो आपको क्या मिलेगा, Cr2 SO4 टेकन थ्राइस, right। So in this way you can easily find if the paper color from orange red changes to green, it indicates the given liberated gas is sulfur dioxide gas। सेम वे में स्टैनस सॉल्ट से +2 फॉर्म में
they change to stannic salts +4. Stannous salts changes to stannic salts. SN2 plus becomes SN4 plus, +2 से +4 हो रहा है, यूनिट चेंजेस 2 और यहाँ पे 6 यूनिट, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट क्योंकि 2 यूनिट चेंज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 3 जा, अपॉन एडिंग Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SN2 प्लस प्लस 14H प्लस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल क्योंकि 3 2 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन पूरे कैंसिल होंगे। राइट साइड में 2Cr3 प्लस प्लस 3SN4 प्लस प्लस 7H2O। राइट, तो जितने भी अब प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए, खासकर अब ये आयोनिक इक्वेशंस जो मेंशन कर रहा हूँ वो परफेक्ट होना है। मॉलिक्यूलर इक्वेशंस तो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, आयोनिक दिए हैं, तो आयोनिक के ऊपर ही आप याद रखना है ये इक्वेशंस। इस वजह से मैं पूरे स्टेप्स बताया हूँ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और ओवरऑल बताया हूँ। यूजुअली एग्जामिनेशन में ओवरऑल इक्वेशन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में भी आता है 1 मार्क के लिए, तो आपको करेक्ट वे में या फिर एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूजिंग एग्जाम्पल बोल के पूछ सकते हैं, तो कोई भी आप एग्जाम्पल यूज करके उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। Next, it oxidizes halogen acids to halogen. Halogen acids जहाँ पे जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं HX, HF हो सकता है, HCl, HBr या HI। फ्लोरीन को छोड़ के यहाँ पे HCl आ सकता है, HBr या फिर HI। तो ये पूरे हैलोजन एसिड्स को जो है एक्सेप्ट HF, दिस डाइक्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज देम। Dichromate, potassium dichromate can oxidize HCl, HBr और HI to corresponding halogens, यानी कि HX जाके वो X2 बन जाता है। अगर सपोज एक HCl है तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, HBr है तो ब्रोमीन गैस लिबरेट होगा, HI है तो आयोडीन गैस लिबरेट होगा। HF नहीं ले सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। Rest other halogen acids can be oxidized by potassium dichromate to corresponding halogens. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, K2Cr2O7 plus 14HCl gives 2KCl plus 2CrCl3 plus 7H2O plus 3 moles of chlorine gas. बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, X के बदले आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि एसिड, HCl भी एसिड है, एसिडिक मीडियम में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, HCl यूज नहीं करते हैं। कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है ऑलरेडी +6 स्टेट में है, उससे उसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ पाएगा, तो यानी कि वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हैलोजन एसिड जब लेते हैं HCl या HBr या HI, ये हैलोजन का चार्ज होता है -1, इनका चार्ज होता है -1, और फ्लोरीन को छोड़ के बाकी के जितने भी हैलोजन्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से मैक्सिमम +7 तक आ सकता है। इस वजह से ये डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो आसानी से ये क्लोराइड जो HCl में है इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और ये HCl क्लोरीन गैस बन के लिबरेट हो जाएगा। इस वजह से डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट जब इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, तो मीडियम जो एसिडिक मीडियम रहेगा, HCl नहीं लेना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है, क्योंकि HCl itself undergoes oxidation to liberate chlorine gas. So HCl is not used as acidic medium to study oxidizing property of potassium dichromate or potassium permanganate, since it will be oxidized to chlorine gas. So why we use sulfuric acid is, sulfuric acid में सल्फर जो होता है, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये ऑलरेडी +6 है। अब सपोज ये भी ऑक्सीडाइज अगर होना है तो +7 +8 होना है, जो पॉसिबल नहीं है। सल्फर का मैक्सिमम हो सकता है +6, कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस वजह से
ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड का इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ एसिडिक मीडियम की तरह रहेगा। और ये दूसरा जो कंपोनेंट होता है डाइक्रोमेट या परमैंगनेट जो भी रहते हैं, ये अपना रोल, अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। इफ यू आर यूजिंग HCl, HCl itself undergoes oxidation to release chlorine gas। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है रीजनिंग टाइप में, why HCl is not used as an acidic medium in oxidizing property of potassium dichromate, because it itself undergoes oxidation or it gets oxidized to produce chlorine gas। अब जितने भी आप इक्वेशंस देखें यहाँ पे फिर से थोड़े लिखा हूँ आपको, जो MCQs जो आते हैं खासकर ये पार्ट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट पार्ट से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द अदर कंपाउंड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप कंपैरिजन देखते, जो अभी हम बैलेंस्ड इक्वेशन में एंडिंग पार्ट जो फाइनल इक्वेशन आता है उसमें दिखाया हूँ मैं फर्स्ट एग्जांपल में, ये 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट इट इज ऑक्सीडाइजिंग 6 मोल्स ऑफ फेरस सॉल्ट्स। तो how they are balanced, 1 mole of dichromate always oxidizes 6 moles of ferrous salt. So therefore 1 mole of ferrous salt will be oxidized by 1 by 6 moles of dichromate। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 मोल्स के लिए 1 मोल चाहिए, 1 मोल के लिए कितना चाहिए, फॉर 1 मोल how many moles of dichromate is required। So when you cross multiply you will get the answer as 1 by 6। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, how many moles of ferrous salts are oxidized by 1 by 6 moles of dichromate, आंसर will be equal to 1। तो ये दोनों का आप कंपैरिजन केयरफुली करके आंसर लिखना है। अब जैसे कि आयोडाइड को आते हैं, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस 6 moles of iodide और it produces 3 moles of iodine। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट साइड का कंपैरिजन तो पूछ सकते हैं या फिर रिएक्टेंट के बीच में कंपैरिजन पूछ सकते हैं। तो इसकी वजह से आप अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इक्वेशन लिख के आप इस तरह का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट फाइनल इक्वेशन में है जो कि हम देख सकते हैं, Cr2O7 2 माइनस है, 6I माइनस है और राइट साइड में 3 मोल्स ऑफ आयोडीन है। So 1 mole of dichromate oxidizes 6 moles of iodide ions or 1 mole of dichromate produces 3 moles of iodine। Therefore 1 by 6 moles of dichromate reduces 1 mole of iodide ion। 6 moles के लिए 1 mole चाहिए, 1 mole के लिए 1 by 6 moles चाहिए। उसी तरह 3 moles आयोडीन फॉर्म करना है तो 1 mole डाइक्रोमेट चाहिए, 1 मोल के लिए कितना होगा, 1 by 3 moles of डाइक्रोमेट। यूनिट चेंज डाइक्रोमेट का हो रहा था 6 और इसका हो रहा था 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका जो भी यूनिट चेंज है इसको लगा दो, इसका जो भी यूनिट चेंज है इसको लगा दो। यहाँ पे यूनिट चेंज 6, यहाँ पे सिर्फ आयोडाइड अगर ले रहे हैं एक्चुअली कितना होगा, इसका जो चार्ज है -1 है, I2 अगर लिखेंगे तो 2 इंटू यूनिट चेंजेस, -1 से 0 1 यूनिट होता है, तो अज्यूम करेंगे आप 1 यूनिट चेंज। तो फिर से आप क्रॉस करो तो यहाँ पे 1 मोल के लिए 6 मोल और 6 मोल्स ऑफ आयोडाइड, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ आयोडाइड के लिए 1 बाय 6 मोल्स हो जाएगा। ये दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 6 यूनिट चेंज और यहाँ पे I2 जो फॉर्म हो रहा है इट अंडरगोज 1 यूनिट चेंज। जैसे यहाँ पे लिए हम 1 यूनिट, ओनली थिंग वी आर राइटिंग 3I2, 6I माइनस के बदले हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3I2। तो मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका जो भी यूनिट चेंज है यहाँ पे लिखते हैं और इसका यूनिट चेंज, अब I2 ले रहे हैं तो 2 आएगा तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल, ये Cr2O7 2 माइनस
वैसे आपको इक्वेशन देख के ही ये रिलेशनशिप देखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है I2, इसके कितने यूनिट चेंज हो रहे हैं, 6 यूनिट्स। अब आप जब I2 लिखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट चेंज लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, यूनिट चेंज -1 से 0 हो रहा है, 1 यूनिट चेंज, सो 2 इंटू 1, 2 यूनिट चेंज। तो ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे और ये नंबर यहाँ पे, तो ये 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 मिलेगा और ये मिलेगा आपको 3। सो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट oxidizes 3 moles of or produces 3 moles of iodine. 1 mole of dichromate produces 3 moles of iodine. So 1 mole of iodine will be formed by 1/3 mole of dichromate. तो इस तरह पूरे जितने भी एग्जांपल्स दिया हूं मैं, उसके आप इस तरह के रिलेशनशिप लेके मालूम करते जाओ। एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज आए जब डायरेक्टली आप इस तरह यूनिट चेंज देख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। फिर भी कंफ्यूज हो गया तो आप इक्वेशन पूरा लिख के सॉल्व करके कंपैरिजन कर लो। लेट्स सी द यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। One of the important uses, it is a laboratory agent in qualitative and volumetric analysis. टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों भी लेबोरेटरी में यूज होता है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के तौर पे यूज करते हैं, इट इज प्रिफर्ड एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन। वाई sodium dichromate is not used is, we use potassium dichromate as standard for volumetric analysis and we don't use sodium dichromate as a standard solution in volumetric analysis, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, इससे आपको करेक्ट स्ट्रेंथ उसकी पता नहीं चलेगी, कॉन्सेंट्रेशन वेरी होते जाएगा। इस वजह से टाइट्रेशन में सोडियम डाइक्रोमेट के बदले आपको यूज करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरे और यूजेस है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स लाइक क्रोम येलो, क्रोम ऑरेंज और रेड विच आर यूज्ड इन पेंट्स। पेंट्स में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि इसके कलर है, डाइक्रोमेट में ऑरेंज रेड होता है या पीएच चेंज करने से येलो हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स। इट इज यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर, सरफेस केमिस्ट्री कोलाइड्स में हम एप्लीकेशंस में पढ़े हैं, टैनिंग ऑफ लेदर। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, जो एनिमल हाइड्स होते हैं कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं, जिसका चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ उसको रब करते हैं। इट इज यूज्ड अगेन, इट्स सोल्यूशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, प्रिंटिंग एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, ऑर्गेनिक डाइज, जिसको हम कॉमनली एजो कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर एजो डाइज, अमाइंस चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। Another important oxidizing agent in organic chemistry. Next, chromic acid. It is a mixture of concentrated sulfuric acid and potassium dichromate. It is used in cleaning labwares in laboratory. लैब में हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब या रिएजेंट बॉटल्स, केमिकल्स बार बार यूज करने से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की वजह से पूरा डर्टी हो जाते हैं, यानी कि अंदर स्टेन्स रहते हैं या फिर अंदर कुछ केमिकल्स स्टिक हो जाते हैं, जिसको क्लीन करना रहता है, इवन ब्रश से भी अच्छी तरह वॉश करने के बाद भी नहीं निकलते हैं, तो तब हम ये मिक्सचर यूज़ करते हैं। डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके ऐसे अनक्लीन टेस्ट ट्यूब या ग्लासवेयर्स में थोड़ी देर रख के आप उसको थोड़ा वॉश कर लो, रिंस कर लो, विद इन ए शॉर्ट टाइम दे विल बिकम क्लीन लाइक न्यू लैबवेयर्स, ऑलमोस्ट नया परचेज करे जैसा क्लीन हो जाते हैं। So it is acting as a very important cleansing agent in the laboratory. Then it is used in chromyl chloride test to detect the presence of chloride ions. क्लोराइड आयन का प्रेजेंस हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सिंपल है, कर्डी वाइट पीपीटी आता है उसका, और एक टेस्ट क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, जहां पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड फ्यूम्स फॉर्म हो गए तो समझ जाना द गिवन सॉल्ट कंटेन्स क्लोराइड आयन।
So this is about the potassium dichromate manufacture and some of its chemical properties.